हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 6 अगस्त के एपिसोड में हम 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, 6 years ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बैकग्राउंड की। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया था कि वो इंडिया या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने इनिशियली इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया था, लेकिन पाकिस्तान के इन्वेजन के बाद उन्होंने अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करके जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाया। महाराजा हरी सिंह ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि उनके स्टेट के कल्चरल यूनिकनेस के चलते एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 इंसर्ट किया गया, जिसने जम्मू कश्मीर को अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग फ्लैग और लैंड ओनरशिप जैसे एक्सक्लूसिव राइट्स दिए, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के लोगों के लिए था। लेकिन इस स्पेशल स्टेटस से काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी सामने आए। सबसे पहला इशू सिक्योरिटी का था। आर्टिकल 370 ने स्टेट गवर्नमेंट और लोकल पार्टीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दिए थे, जिसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर में इंटरवेंशन लिमिटेड हो गई थी। दूसरा, पाकिस्तान ने इस स्ट्रेटेजिक गैप का एडवांटेज उठाया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करके पाकिस्तान ने अपनी ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स पॉलिसी के जरिए जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट बढ़ाया। तीसरा, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम्स आई। एज यू मे नो, जब तक ये रीजन इंटरनली और एक्सटर्नली सिक्योर नहीं होता तब तक इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, और डोमिसाइल रूल के चलते प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने भी हेजिटेट किया। चौथा मेजर कंसर्न था यूथ एलिनेशन। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी, जिसका रिजल्ट ये था कि यंग इंडिविजुअल्स ईजिली रेडिकलाइज हो जाते थे टुवर्ड्स टेररिज्म। और पांचवा, एक सिंबॉलिक थ्रेट टू इंडियन सॉवरेनिटी भी था, क्योंकि एक स्टेट का अपना फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन होना नेशनल यूनिटी के कंसेप्ट के खिलाफ था। यही वजह रही कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को ऑफिशियली एब्रोगेट किया गया। इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के माध्यम से स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एब्रोगेशन को अपहोल्ड किया, कंफर्मिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के 6 साल बाद ग्राउंड लेवल पर क्या चेंजेस आए। सिक्योरिटी सिचुएशन में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स देखने को मिला है। 2018 में जहां 254 टेररिस्ट एनकाउंटर्स हुए थे, वहीं 2023 में ये संख्या घटकर 27 रह गई। लोकल यूथ का भी मिलिटेंट रिक्रूटमेंट में शार्प डिक्लाइन हुआ है। टेररिज्म के फ्रंट पर 2019 के बाद से एक भी मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है, जब तक अप्रैल 2025 का पहलगाम अटैक नहीं हुआ था। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स मिले। टूरिज्म सेक्टर में रिवाइवल देखा गया। 2024 में 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए। बिग होटल चेन्स जैसे रेडिसन और मैरियट ने इन्वेस्टमेंट किया, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई। फाइनेंशियल स्टेटस भी इम्प्रूव हुआ है जम्मू कश्मीर का। टैक्स कलेक्शंस बढ़े और एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हॉर्टिकल्चर जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बूस्ट हुआ है। लेकिन अप्रैल 2025 के पहलगाम टेरर अटैक ने एक बार फिर से प्रोग्रेस को झटका दिया। अटैक के बाद टूरिज्म काफ़ी शार्पली डिक्लाइन हुआ और हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर्स ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट किया है। इससे यूथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है और एलिनेशन की फीलिंग ने एक बार फिर से रिक्रूटमेंट टू टेरर कैंप्स को ट्रिगर किया है। ये एक रिमाइंडर है कि स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को लॉन्ग टर्म में मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स और इंक्लूसिव गवर्नेंस की ज़रूरत है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट नेशनल अपडेट की तरफ। इंडिया ने ऑफिशियली वर्ल्ड्स 2nd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री का स्टेटस अचीव किया है। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह जी ने भी कंफर्म किया है कि इंडिया का शेयर अब ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में लगभग 8% है। सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इसमें 75% कंट्रीब्यूशन इनलैंड फिश प्रोडक्शन का है। फिशरीज सेक्टर आज इंडिया का नेशनल जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडिड का 1.12% और एग्रीकल्चरल जीवीए का 7.26% कंट्रीब्यूट करता है। और इस इंडस्ट्री में 30 मिलियन लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंगेज्ड भी हैं।
ये भी याद रहे कि फिशरीज एक स्टेटलेस सब्जेक्ट है, फिर भी यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंट बजट 2025-26 में फिशरीज सेक्टर के लिए अब तक का हाईएस्ट एवर एनुअल बजटरी सपोर्ट अनाउंस किया, जो 2024-25 के कंपैरिजन में 3.3% ज़्यादा है। लेकिन इस सेक्टर में चैलेंजेस भी काफ़ी है। इस सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि फिशिंग रेट फिश रीजेनरेशन रेट से ज़्यादा है। इसके अलावा जुवेनाइल फिशिंग यानी इमेच्योर फिशेस को पकड़ लेना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को थ्रेटन करता है। इसके साथ ही हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी एक मेजर कंसर्न है, स्पेशली ड्यू टू अनसाइंटिफिक फिशिंग प्रैक्टिसेस जैसे डायनामाइट फिशिंग और इनडिस्क्रिमिनेट ट्रॉलर फिशिंग। अगर देखा जाए तो इस सेक्टर में प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी लो है। जैसे नॉर्वे में एक फिशरमैन 250 किलोग्राम्स पर डे फिश प्रोड्यूस करता है, लेकिन इंडिया में ये एवरेज सिर्फ 4 to 5 किलोग्राम्स पर डे है। मैकेनाइजेशन की कमी और रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ के एब्सेंस में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड 20 to 25%। फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस भी लिमिटेड है इस सेक्टर में। फिशर्स को किसान क्रेडिट कार्ड जैसे स्कीम्स होने के बावजूद इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलने में मुश्किल होती है। इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए कई इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे ब्लू रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द 7th 5-year प्लान और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका गोल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्वाकल्चर और फिश वैल्यू चेन को बूस्ट करना। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आज के फाइनल टॉपिक की तरफ, इथेनॉल ब्लेंडिंग के नेशन वाइड रोल आउट के अपडेट के साथ। इथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल है जो बायोमास सोर्सेज जैसे शुगर केन और मेज से डिराइव होता है। इसका ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये कार्बन एमिशंस को कम करता है, इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी घटा देता है और पंचामृत क्लाइमेट टारगेट्स की तरफ एक प्रैक्टिकल स्टेप है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2025 के अंदर भारत का टारगेट था E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का प्रोडक्शन को 2025 तक अचीव करना, और अब 2025 में ऑफिशियली ये नेशन वाइड रोल आउट कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन E20 को लेके कुछ इश्यूज भी बने हुए हैं। सबसे पहली बात है फ्यूल एफिशिएंसी की। इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले 30% कम एनर्जी होती है। इस वजह से फ्यूल कंजम्पशन पर किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है। करोजन भी एक प्रॉब्लम है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे फ्यूल टैंक्स और पाइपलाइंस करोड हो सकते हैं। इसके साथ ही कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हाईलाइट किए गए हैं। ओल्डर व्हीकल्स जो E20 के लिए डिज़ाइन नहीं हुए हैं, उनमें वेयर एंड टेयर बढ़ने का संभावना ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट में भी इंक्रीज देखा जा सकता है एज फार एज E20 इज कंसर्न। ये इश्यूज फ्यूचर पॉलिसी रिफाइनमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल एडाप्टेशंस की तरफ इंडिकेट करते हैं, स्पेशली इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर और कंज्यूमर लेवल अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए एपिसोड में। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।